कल हम करेंगे फिर से एक आंसर राइटिंग का सेशन, ठीक है। आंसर राइटिंग का टॉपिक फिर से करंट अफेयर से ही होगा। मैं आज आपको करंट अफेयर का वो टॉपिक दे दूंगा, आप कल उसके ऊपर पढ़ के आना, ठीक है। और फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और एक आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं क्लास में दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है, पर टॉपिक मैं बता दूंगा किसके ऊपर क्वेश्चन होगा ताकि तुम उसके ऊपर रिसर्च कर सको। चलो सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ एथिक्स की बात करते हैं। एथिक्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? एथिक्स बेसिकली तुम चार तरीके से, डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब है कि तुम एथिक्स को स्टडी कैसे कर सकते हो, ठीक है। किन कैटेगरीज में रख के तुम एथिक्स को स्टडी कर सकते हो। तो चार तरीके हैं एथिक्स को पढ़ने के। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या है? अब देखो, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज है, चाहे वो एथिकल हो चाहे वो ना हो, ठीक है। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इस टाइम पे अभी तुम किसी बंदे को तुम जज नहीं करते, तुम सिर्फ उस बंदे की डिस्क्रिप्शन नोट करते हो कि उसमें क्या क्या चीजें पॉजिटिव है और क्या क्या चीजें नेगेटिव। बस उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स की लिस्ट बनाते जाते हो, दैट्स इट, ठीक है। इनफैक्ट अभी कैटेगराइज तक नहीं करोगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज बनाओगे, कैटेगराइजेशन आगे आ रही है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज बनाओगे, सिर्फ इस पर्सन में क्या क्या वैल्यूज हैं। सच बोलता है आदमी, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, फिर सर कौन सा सब्जेक्ट करवा रहे हो? नेहा एथिक्स चल रहा है, ओके। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज में कि क्या क्या वैल्यूज है किसी पर्सन को, तुम स्टडी करोगे, उसे इवैल्यूएट करोगे कि क्या है क्या नहीं, उस तरीके से, मतलब बस उसकी एक लिस्ट बनानी। इवैल्यूएशन का मतलब है उसे बस स्टडी करना है, उस बंदे को देखना है, ठीक है, क्या कर रहा है वो, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं जज कर, बस जैसी उसकी आते हैं आतों की एक लिस्ट बनानी, ठीक है। दूसरी चीज जो है, डिस्क्रिप्टिव जब हो गया, दूसरी चीज है वो है नॉर्मेटिव। अब हमने दूसरी चीज स्टडी करनी है कि सोसाइटी के और पॉलिटी के नॉर्म्स क्या है। नॉर्मेटिव नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूल्स। सोसाइटी के रूल्स क्या है? अब उस पर्सन की जो तुमने लिस्ट बनाई थी वैल्यूज की, उस लिस्ट को जज करना है रूल्स के बेसिस पे कि क्या वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस पे उसकी ये जो वैल्यूज थी वो मीट कर रही है या नहीं। ये सबसे पहली स्टडी होगी, ठीक है। पर क्या सारे लॉज एथिकल होते हैं? नहीं ना। और कई बार कोई काम तुम जो करते हो वो अपने आप में, मतलब मीन्स टू एन एंड जो है, ठीक है, एंड्स डिफाइन द मीन की जो थ्योरी है कि अंत भला तो सब भला, तो उसमें क्या होगा कि बीच वाले काम तो वैसे ही तुम्हारे गलत होंगे, तो क्या फिर तुम एक एथिकल पर्सन नहीं हो? मतलब अगर लेट्स सपोज किसी, तुम किसी पर्सन को रास्ते में देखते हो जिसकी डेथ हो रही है, उस पर्सन को तुम उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, तो तुम रास्ते में सारी लाइटें तोड़ते जा रहे हो। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या पॉइंट आउट करेंगे कि तुमने लाइटें तोड़ी है, ओवर स्पीडिंग की है, क्योंकि ये सारी चीजें नॉर्म्स के अगेंस्ट है, पर तुम एक एथिकल काम भी तो कर रहे थे। वो क्या था? किसी की जान बचाना, ठीक है। तो अभी नॉर्मेटिव एथिक्स के मुताबिक तुम गलत हो गए,
या अभी बाकी आगे एथिकल चलेंगे। डिस्क्रिप्टिव में एक पर्सन को डिफाइन किया, दूसरे में नॉर्मेटिव में उस पर्सन को अगेंस्ट दी रूल्स रख के देखा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम आगे, नेक्स्ट इज मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स में अब देखे जाते हैं कि जो तुमने टास्क किया है, जो तुमने वैल्यू उसने परफॉर्म किया है, जो तुमने टास्क उसने परफॉर्म किया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अब यहां पे जाके डिफाइन होगा कि अच्छा तुमने जो लाइटें तोड़ी और जो तुम तेज गाड़ी चला रहे, देखो डिस्क्रिप्टिव में, इस पूरी एग्जांपल में बताओ, डिस्क्रिप्शन में तुम लिखोगे कि फास्ट ड्राइवर है, रैश ड्राइवर है, ठीक है, लाइक्स टू हेल्प अदर्स, क्योंकि जान भी बचा रहे हो ना, ठीक है, फिर रूल ब्रेकिंग भी कर रहे हो। बीच में कितने बुरे आ गए, एक अच्छा है। नॉर्मेटिव दूसरी साइड डिक्लेयर कर रहा होगा कि ये ज्यादातर बुरे एथिक्स ही होल्ड करता है। जब मेटा एथिक्स आएंगे तब जाके पता चलेगा कि ये जो पूरा टास्क था ये एंड में एक अच्छे काम के लिए किया जा रहा था, इस कारण ये सब कुछ करना पड़ा। तो सही तौर पे मेटा एथिक्स आपको डिफाइन करेंगे कि आपका एथिकल परफॉर्मेंस कैसे, ठीक है। और लास्ट जो फोर्थ डोमेन है वह अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब है ये जितनी स्टडी है अब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म करते हुए तुम देखो। फिर सारी चीजें जब तुम इंटरमिक्स करते हुए देखोगे, जो अल्टीमेटली अब कंक्लूजन निकलेगा, अगर तुम एक्चुअली में जान बचाने के लिए सब कुछ कर रहे थे, अब ये पूरा टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उस टास्क को तुम अब प्रैक्टिकल लाइफ में कंपेयर करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कितने परफॉर्म किए। अगर पॉजिटिव ग्रेटर है देन नेगेटिव, तो तुम क्या हो, एक एथिकल पर्सन हो। अगर दूसरी साइड पे ज्यादा है, लेट्स सपोज किसी को हॉस्पिटल जा रहे थे, गाड़ी भगा रहे थे, 4 और उड़ा दिए रास्ते में, ठीक है, तो तुम कैसे एथिकल, एक के बदले तुमने तो 4 जाने ले लिए, ठीक है। एक एथिक्स में बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं तुमसे पूछता हूँ, आराम से थोड़े लेक्चर्स में आंसर ढूंढ के बताना। तुम कार चला रहे हो, 100 की स्पीड पे हो, कार तुम्हारे, सडन ब्रेक दबाओगे तब भी नहीं लगेगी, ठीक है, 100-150 पे लगा लो, चलो बहुत ही ज्यादा तेज भगा रहे हैं। अचानक आप रोड की साइड में, मतलब रोड पर नैरो रोड ही है, सिर्फ सिंगल लेन ही है, उस पर भगा रहे थे, अचानक आगे एक ओल्ड लेडी रोड के बीच में, तुम सोचते हो मैं साइड पे फुटपाथ पे चढ़ा दूं, फुटपाथ पे बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ फुटपाथ पे या सड़क पे, किसे उड़ाओ। जो भी हो, रुकने रुकने नहीं वाले, तुम अपनी जान के पीछे, एयर बैग कितने, एयर बैग उन्हें थोड़ी बचा लेंगे। गाड़ी है जो सलमान खान के पास थी, वही तुम उससे मांग के लाए, तो क्या करोगे, किसे उड़ाओगे और क्यों। उड़ाना ही है मतलब, हैं जी, और कोई रास्ता नहीं है। फिर सर बुजुर्ग ਨੂੰ क्यों, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੀ ਏਜ ਹੋਈ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਜੀਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਲਾਈਫ ਪਈ ਆ। अच्छा, बुजुर्ग के साथ एक छोटा बच्चा भी रोड क्रॉस कर रहा है, चलो वो एक छोटे बच्चे को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। है ही नहीं जगह, यही तो है
कि एक सिंगल लेन रोड है और उसके बिल्कुल साथ में फुटपाथ है, बस और कुछ भी नहीं है, और एक साइड खाई है, चलो अपने आप को गिरा दोगे? ये कौन सा एथिकल टास्क हुआ? सुसाइड सबसे गंदा टास्क माना जाता है। हाँ? क्या करोगे? ये तो अब तो पहले, फिर ये पहले सोचना था ना, ये तो टाइम गया, ये तो पछतावा है। नहीं होगी ना, वो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, जो सामने आ रहा है। आराम से बैठ के सोचो, कोई बात नहीं, कोई ढंग का आंसर बना के लाना। जस्टिफाई भी तो करना है, उससे क्यों उड़ाना है? क्योंकि वो बुजुर्ग है, उनके साथ चलो एक छोटा बच्चा भी तो मैंने भेज दिया साथ। तो कुर्बानी दी जा सकती है। अगर सर नाल बच्चा भी ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। चीज ये भी ठीक है, पर बाकी फुटपाथ के बच्चों को क्यों छोड़ा और इन्हें क्यों मारा? ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ। बिल्कुल, तुमने कम लोगों की जान लेना पसंद किया। कहीं पे ये मत लिखना जो लवप्रीत पहले बोला था कि उनकी तो उम्र ही निकल गई है। ठीक है, जो एग्जामिनर होगा उसकी भी कोई उम्र कम नहीं होगी, जाके पेपर चेक कर रहा होगा, वो सोचेगा ये तो मेरी जान ही ले लेगी। तो बिल्कुल इसे कहते हैं कि ग्रेटर गुड के लिए तुम छोटा लॉस, ये डबल एज स्वॉर्ड। तुम एक अच्छा काम करने जाते हो तो एक बुरा काम साथ ही साथ होता ही। ये हम आगे जाके एथिक्स में पढ़ेंगे भी, ये डबल एज स्वॉर्ड होती है। तुम एक करने गए और दूसरी चीज बुरी अपने आप साथ में कमिट होगी। ठीक है, सर मेटा एथिक्स थोड़ा समझा दोगे, मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई सी। मेटा एथिक्स है कि बेसिकली जो तुम काम कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम जो पूरे ट्रैफिक के थ्रू किसी की जान बचा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, अगर मैं सिर्फ एक एक सिंगल टास्क पढ़ूंगा कि तुमने लाइट तोड़ी नॉर्मेटिव एथिक्स के तौर पे, तो वो सब नेगेटिव दिखेगा। पर अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि तुमने वो लाइटें क्यों ब्रेक की, क्यों स्पीड कर रहे थे, क्योंकि तुम जान बचाना चाहते हो, तो वो चीज अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था ये सब कुछ करने का, वो देखा जाता है मेटा एथिक्स। ठीक है सर। क्लियर है? अब नेक्स्ट इज वर्चुअस एथिक्स। एक वर्चुअस पर्सन कौन होता है? वर्चुअस पर्सन कौन होता है? कौन एक वर्चुअस पर्सन? क्या तुम एक वर्चुअस पर्सन हो? हाँ जी, वर्चुअस पर्सन कौन होता है? अगर तुम नहीं हो तो तुम्हें पता होगा फिर वर्चुअस पर्सन कौन होता है, अगर हो तब भी पता होगा। जो सोसाइटी च फिट रहे। वर्चुअस पर्सन होता है जिससे तुम कह सकते हो एक गुड पर्सन, जो लोगों का हमेशा भला करना चाहे और खुद हमेशा अच्छे टास्क करे, उसे वर्चुअस पर्सन कहेंगे। ठीक है, एक अच्छा इंसान होता है उसे वर्चुअस पर्सन कहते हैं, एक गुड वैल्यूज होल्ड करने वाला पर्सन। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें सिर्फ अब तुम वैल्यूज नहीं देखते, उन वैल्यूज का जो ऑब्जेक्टिव है उसे भी देखते हो। बंदा अगर अपना ऑब्जेक्टिव में सही है तो बंदा वर्चुअस है, ये चीज जरूर तुम इसमें देखते हो। ठीक है, तो एक बंदा वर्चुअस क्यों होगा, मतलब तुम्हारे पास क्या ऑब्जेक्टिव है कि तुम वर्चुअस पर्सन बनोगे?
तुम वर्चुअस पर्सन क्यों होगे? हाँ जी, कोई जवाब कि तुम वर्चुअस पर्सन क्यों होगे? बनना चाहते हो वर्चुअस पर्सन? क्यों? चंगी लाइफ ले। तो सोसाइटी के लिए बनना चाहते हो एक वर्चुअस पर्सन? नहीं, चंगी लाइफ ले, अपने आप ले। नहीं तो क्या, जो अच्छी वैल्यूज है, ऑनेस्टी तो हर एक सोसाइटी में मानी जाएगी, फेयरनेस हर सोसाइटी में माना जाएगा, ठीक है, जस्टिस हर सोसाइटी में अच्छी वैल्यू है। तो तुम वर्चुअस पर्सन बनना चाहते हो? हाँ जी लवप्रीत, आपका आंसर कोई नहीं मुझे मिल गया, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ टिप्पणी करने। चलो उसी के ऊपर टिप्पणी करता हूँ। अच्छा अपने लिए, लवप्रीत अपने लिए क्यों करना चाहोगे तुम? अपनी लाइफ ਵਧੀਆ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬਸ। नहीं, बढ़िया लाइफ कैसे बनेगी तुम्हारी? सर मन की नेगेटिविटी नहीं संतुष्टि के आएगी लिए, अगर तो ਆਪਾਂ मन ਕੁਝ की ਚੰਗਾ संतुष्टि ਕਰਾਂਗੇ। लेके क्या कर लोगे? सर ਆਪਾਂ खुश रवांगे। नेगेटिविटी नहीं आएगी अगर तुम अच्छा करोगे। तो अगर नेगेटिविटी पॉजिटिव नहीं रहोगे। आएगी तो दिक्कत क्या है? नेगेटिविटी में दिक्कत क्या है? एथिक्स सारा सब्जेक्ट फिर बातें करने के लिए पार्टिसिपेट करो, तभी तुम्हें याद भी रहेगा, नहीं तो ये सारी चीजें नॉर्मेटिव क्या है, अप्लाइड क्या है, 2 हफ्तों में सब मेटा। हाँ जी, उसके बिना भी हो सकता है। अगर तुम लेट्स सपोज कल जब डीसी बन जाओगे, तुम्हारे हाथ में है, तुम पैसे ले भी सकते हो हर आम इंसान से, नहीं भी ले सकते। लोगे तो लोग पीठ पीछे गालियां भी निकाल लेंगे, करप्ट भी बोल लेंगे, ठीक है। अब गालियां निकाल लेंगे, तुम्हें सोसाइटी में कुछ हो तो नहीं रहोगे, तो तुम डीसी, नेगेटिविटी आ रही है ना, रेपुटेशन पे तो हो ही रहा है। तो फिर क्यों नहीं लोगे रिश्वत? पोजीशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई है क्यों रिश्वत नहीं लोगे? क्या तर्क है तुम्हारा कि तुम रिश्वत क्यों नहीं लोगे? सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून मना करता है? अपना पर्सनल नहीं सर, कुछ नहीं है? अपनी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट। कानून कल बदल के साल में 1 करोड़ की प्राइवेट अलाउड है, रब की डर है, पीस ऑफ माइंड क्यों खराब होता है? देखो एक ये एरिस्टोटल ने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस इन वर्च्यू। एरिस्टोटल ने बोला है कि तुम लाइफ में खुश ही तब रह सकते हो जब तुम वर्चुअस हो। अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हें लाइफ में कभी खुशी नहीं मिल सकती। मन की तसल्ली, हम कहते नहीं होते कि जो ये पैसा दबा के बैठे होते हैं इनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। वो क्यों कहते हैं? एक्चुअली में थोड़ी उड़ती है, उसका ये मतलब है कि जो टेंशन है, हाँ, कंसाइंस अलाउ नहीं करती। कंसाइंस क्यों नहीं अलाउ करती? देखो, अगर तुम्हारी मन तुम्हें अलाउ नहीं करेगा किस चीज को, कंसाइंस नहीं अलाउ करेगी अगर किसी चीज के लिए, तुम कभी भी सेटल नहीं महसूस करोगे, तुम हमेशा रेस्टलेस महसूस करोगे, ठीक है। एक बंदा, जिसे कहते हैं कि ह्यूमन की ग्रीड जो है, ग्रीड क्यों नहीं एक इंसान को पीसफुल जीने देती? क्योंकि ग्रीड में सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू ही ये है कि तुम्हें हर चीज चाहिए, तो फिर तुम उस चीज से कभी खुश नहीं रह पाते जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। तुम्हें हर चीज क्यों चाहिए? जब तक भागते रहोगे, एरिस्टोटल ने यही बोला कि जब तक ग्रीड जैसी चीजें तुम्हें अट्रैक्ट करेंगी, तुम्हें खुशी कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि जब वो चीज मिल जाएगी तो तुम्हें फिर दुख हो जाएगा कि अब अगली चाहिए, अगली मिलेगी और दुख, क्यों, वो अगली की नहीं मिल रही।
जहां हो, एरिस्टोटल ने कहा जैसे हो, ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीना सीखो। अगर तुमने एक वर्च्यू डेवलप अपने अंदर करना शुरू कर लिया, ईमानदारी भरी सिंपल जिंदगी अंदर जीना सीख लिया, तुम अपने आप खुश रहना शुरू कर दो। यही चीज बुद्धा ने बोली थी ना, सौरव का कारण क्या है? हाँ जी, 4 नोबल ट्रुथ। बुद्धा ने क्या बोला था? वर्ल्ड फुल ऑफ सॉरोज, दुनिया में दुख ही दुख है। और दुख का कारण क्या है? डिजायर, लोगों के अंदर की जो डिजायर है। तो वो डिजायर ही तो तुम्हें वर्चुअस नहीं बनने दे रहे, क्योंकि तुम उसे डिजायर को पाने के लिए किसी को धोखाधड़ी कुछ भी करोगे। ठीक है, इच्छा तो वैसे भी पूरी कर सकते हो, बस थोड़ा स्लो चलोगे, पर एटलीस्ट चैन से तो रहोगे, डर तो नहीं रहेगा मन में। ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? एक वर्चुअस पर्सन और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस क्लियर होगी? क्या कहती है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस? अगर वो वर्चुअस है, अगर वो एक गुड पर्सन है, तभी वो हैप्पी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि उनको पोमेरेनियन डॉग चाहिए, लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? अब सबसे बड़े एथिक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जब तुम कल पब्लिक लाइफ में होगे, एज अ किसी भी पोस्ट का एग्जांपल आ सकता है, तुम्हें कुछ वैल्यूज शो करनी इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें ये वैल्यूज डायरेक्टली अपने आंसर में कभी नहीं लिखनी कि वहां पे लिख के आ रहे हो ऑनेस्ट बनना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, नहीं। तुम्हारे जो स्टेटमेंट्स है ना, स्टेटमेंट्स को ऐसे लिखना है कि ये 7 वैल्यूज तुम्हारे क्वेश्चन में किसी न किसी तरीके से दिखती हो। 7 वैल्यूज क्या है? जो तुम टास्क कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आएगा, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, वो सेल्फलेस हो। तुम्हारा कोई सेल्फिश मोटिव ना जुड़ा हो उसके साथ, या तुम्हारा अपना फायदा ना दिख रहा हो उसको। ठीक है, अपने आप को क्वेश्चन में सेल्फलेस दिखाने की कोशिश किया करो कि ये तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो। कोई ब्रिज है, उसकी द्वारा से कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो, लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हो। ये नहीं कि मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, मेरा कुछ हो जाएगा। ये पॉइंट भी लिखना है, पर सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए लोगों की सेफ्टी का कंसर्न। सेल्फलेस देखो अपने आंसर में। दूसरा, अपनी जॉब की तरफ तुम्हारी इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए। इंटीग्रिटी ऐसा वर्ड है जो तुम पेपर में मेंशन भी कर सकते हो। इंटीग्रिटी क्या होता है? सब्जेक्ट का नाम है ना, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इंटेग्रिटी वर्ड का क्या मतलब है? कुछ जोड़ना, कुछ ना, एक्स्ट्रा। वो तो इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है अपने काम की तरफ वफादारी। तुम अपने काम की तरफ वफादार हो, उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। जो बंदा अपने काम की तरफ सिंसियर है और वफादार है, उसे कहेंगे इस पर्सन के अंदर अपने काम के लिए इंटीग्रिटी है। ठीक है, और थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है कि कोई भी जो तुम लाइफ में फैसले ले रहे हो, या पब्लिक जॉब में फैसले ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो हमेशा किसी ना किसी मेरिट के ऊपर हो। किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये देख के नहीं दिया कि मेरा दोस्त है, मेरे चाचे का बेटा है, मेरा भाई है। ठीक है, ये देख के देना है कि कहाँ पे सबसे बेटर रेट्स मिल रहे हैं,
कौन सबसे बेटर मटेरियल यूज कर रहा है, ठीक है, कौन सबसे पहले टाइम पर वो प्रोजेक्ट पूरा करने की कैपेसिटी रखता है। ट्रैक रिकॉर्ड भी तो होता है। अब मैं आ जाऊं, मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर हूँ जिसने गवर्नमेंट के 10 प्रोजेक्ट पकड़े हुए हैं और 10 में से एक डिलीवर नहीं किया, और मैं तुमसे 11वां प्रोजेक्ट मांग रहा हूँ, दोगे मुझे प्रोजेक्ट? मैं सबसे सस्ता रेट दे रहा हूँ और मैं सबसे बेस्ट मटेरियल भी प्रॉमिस कर रहा हूँ। जितने भी आपके पास वो आए, तो यहाँ पे तुम ऑब्जेक्टिविटी, ये तो तुमने देखा नहीं कि मैं प्राइस भी सबसे कम दे रहा हूँ, मटेरियल भी सबसे सस्ता लगा रहा हूँ। मिलना तो मुझे ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं दे रहे मुझे? काम ही नहीं पूरा करना। कॉन्ट्रैक्ट पहली इंस्टॉलमेंट के पैसे आए, बस कहीं और कोई फ्लैट बनाए जा रहे हैं सरकार के पैसों पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी में सारे मेरिट्स कंसिडर करने, कई बार कोई मेरिट तुम्हें इग्नोर करना पड़ सकता है, मतलब तुम आंसर जब हम लिखेंगे कोई मेरिट शायद तुम्हें इग्नोर करना पड़े, तो हमेशा ग्रेटर मेरिट देखना। यहाँ पे जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो भी आया है वो अपने पिछले 3-4 टास्क नहीं पूरे कर पाया या उसने टाइम से डिलीवर नहीं किया, ठीक है, तो क्या उसे कॉन्ट्रैक्ट दोगे या नहीं दोगे? ऐसे आपके केस स्टडी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो या तो तुम हैवी पेनल्टी का फाइन लगा के उसे कॉन्ट्रैक्ट दो कि अगर वो नहीं डिलीवर करता पेनल्टी बहुत हैवी लगेगी, ठीक है, अगर उसे देना चाहते हो। मतलब ऐसे बैलेंस करना आंसर को, ऐसे नहीं कि सिर्फ मना ही कर दिया कि देंगे ही नहीं, अगले ने रेट तो सबसे कम दिया है ना और मटेरियल सबसे बेटर प्रॉमिस किया है, उसे बाकी चीजों में एक तो उससे गारंटी लिखाओ कि इसे पूरा करोगे, दूसरा हैवी पेनल्टी का क्लॉज डालो कि अगर नहीं पूरा करेगा बहुत ही हैवी पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे फिर ये कंसिडर करो कि अगर वो ये बंदा नहीं मानता इन क्लॉज के, तो सबसे पहले सरकार के पैसे बचाना भी तो तुम्हारी इंटेग्रिटी है। ये थोड़ी सोच के चलना है कि सरकार नहीं तो खर्चने, हमारा क्या जा रहा है, दे देते हैं किसी और को, तुम्हारा काम ही वो है, ठीक है। और इसी से जुड़ी हुई चीज, जो भी काम करो उसमें ओपननेस रखो। ओपननेस क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। कोई भी काम किसी को भी दे रहे हो, अगर उसे रिजेक्ट भी कर रहे हो, ओपनली बताओ कि इसका काम आया सबसे सस्ता था पर इसने काम डिलीवर नहीं किया, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ले भी रहा है उसके मन में भी एक डर हो कि आगे से शायद मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले ही ना, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी तो पता ही होगा क्या होता है, क्या होती है ऑनेस्टी? ईमानदारी। तुम्हारा किसी काम में कोई पर्सनल अगर कनेक्शन बनता है तो उसे ऑनेस्टली डिक्लेयर करो अपने सीनियर्स के पास, ये बहुत जरूरी होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते होते हैं कि तुम्हारा अपना, तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट देना है जिस कमिटी के हेड बनाया गया है उसके कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा अपना कोई भाई या रिलेटिव पार्टिसिपेट कर रहा है, तो तुम क्या एक्शन लोगे? तो सबसे पहले उसमें यही लिखना होता है कि मैं अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करूंगा कि यहाँ पे 1 हैंड डिस्टेंस का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। 1 हैंड रूल क्या होता है? 1 आर्म डिस्टेंस, सॉरी 1 आर्म डिस्टेंस क्या होता है? 1 आर्म डिस्टेंस रूल वायलेट, 1 आर्म रूल का मतलब होता है कि जब भी एक पर्सन दूसरे का पर्सन से तुम्हें कभी भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए दूसरे, उसे कहते हैं 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन करके काम करो, तुम में कोई भी आपस में रिलेशन ना हो। जैसे लेट्स सपोज एक कंपनी दूसरी कंपनी को काम दे रही है,
ठीक है, पेपर वर्क में शो हो रहा है कंपनी दूसरी कंपनी को काम दे रही है, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, पर वो टैक्स इंसेंटिव का कोई काम शो करेगी। टैक्स इंसेंटिव से तभी मिलता है अगर वन हैंड रूल वायलेट, वन आर्म रूल वायलेट ना हो रहा। अगर अपनी ही कंपनी अपनी ही सब्सिडरी को काम दे रही है तो तब भी टैक्स में काउंट होता है, कि वो तो कंपनी का अपना ही काम हो गया। तो वन आर्म रूल मेंटेन करना ये हर जगह पे, प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर में भी मस्ट माना जाता है, सबसे जरूरी माना जाता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज लीडरशिप। डीसी लगे हो, नहीं लीडरशिप दिखा पाए तो कैसे चलाओगे पूरा डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ ये नहीं, कोई भी तुम्हें ऑफिस में जो भी चीज बोली जाए, मतलब कोई भी पोस्ट का तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, उसमें तुम्हें लीडरशिप दिखानी बहुत जरूरी है। जो तुम्हें टास्क दिया गया है या जो तुम्हें ऑफिस चलाने को बोला गया है उस क्वेश्चन में, उसे उस ऑफिस को तुम अच्छे से चला पा रहे हो। क्लियर है। अगर वो ऑफिस में तुम चल पा रहा तो एग्जामिनर सोचेगा इससे बाकी तो क्या ही चल रहा है, अगर इस यही क्वेश्चन इससे सही आंसर हुआ। तो कभी भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ओपन एंडेड नहीं लगना चाहिए कि तुम डिसीजन कर नहीं पाए, क्योंकि वो लीडरशिप की क्वालिटी के अगेंस्ट है कि तुमसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा। लीडर हमेशा डिसाइसिव होते हैं, उन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है, और अगर वो जैसा भी फैसला ले रहे हैं हो जाओ, ठीक है, जैसा फैसला, अरे वो नहीं हर बार बेचारे अक्षय को ना देखने लग जाते, सही है। तो हर बारी डिसाइसिव होना बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए। अगर तुम डिसाइसिव नहीं हो, अगर तुम फैसला नहीं ले सकते, तो एग्जामिनर के मन में वही नेगेटिव मार्क्स, मतलब वही कटते हैं मार्क्स, क्योंकि ऐसे आईएएस ऑफिसर, ऐसे आईपीएस ऑफिसर क्या करने हैं जो अब फैसले ही नहीं ले पा रहे छोटे मोटे डिपार्टमेंट का, और जो फैसला लिया है अपने क्वेश्चन में उसे अच्छे से डिफेंड करो, क्योंकि यू हैव टू स्टैंड बाय योर डिसीजन। वहां पे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सा तुमसे कोई आंसर पूछने वाला है कि लिख के दे दो, पर जो फैसला लिया उसके साथ स्टैंड भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर फायर क्रैकर बैन करने का फैसला लिया है, स्टैंड करो, ठीक है, चाहे जितना मर्जी प्रोटेस्ट करो। क्लियर है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? हाँ जी, हाँ 6 आंसर, ठीक है, अच्छा पॉइंट आउट किया, मैं चेक करूंगा कहाँ एक मिस हो गया, ठीक है। ये तो थी पब्लिक लाइफ की क्वालिटीज, 6 क्वालिटीज चाहिए। पर्सनल क्वालिटीज भी तुम्हें साथ में कुछ चाहिए, जो तुम्हें पर्सनल लाइफ के कभी क्वेश्चन आए, या एज अ ऑफिसर तुम्हें अपने पर्सनल कोई डिसीजन लेने हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम जॉब तुम्हें कोई अपनी क्वालिटीज शो करनी है आंसर में, पर्सनल क्वालिटीज कौन सी शो करनी है, वो है RRRTC, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्ट, टाइमली और कर्टियस। रिलायबल, भरोसे लायक हो, ऐसा नहीं काम का लोड पड़ा छुट्टी लेके भाग गए, ठीक है। जब सरकार को जरूरत है खड़े हो वहां पे सरकार की नीड। रिस्पॉन्सिबल हो, जो काम है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करके दे रहे हो, ठीक है। यानी कि काम कहीं कोई दिक्कत आई तो कुछ आई उसे छोड़ दोगे, या
ऐसा क्वेश्चन में सजेस्ट नहीं करना कि तुम किसी और को पास ऑन कर दोगे बिकॉज तुम्हें वो टास्क मुश्किल लग रहा है या कुछ भी, क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल दिखाना है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट अपने कोलीग्स की, जूनियर्स की, कोई तुम्हारे ऑफिस में पर्सन आया उसकी, सबकी रिस्पेक्ट करना सीखो। चीख चिल्ला के हर चीज, हर एक को ये धमकी देके सस्पेंड कर दूंगा मैं तुझे, वैसे भी काम होते हैं, ठीक है। टाइमली, जो काम जिस टाइम के लिए दिया गया उस टाइम के अंदर परफॉर्म करके तुम दिखाओ, ऐसा नहीं हर बारी डेडलाइन मिस करी जा रही है। और लास्ट, कर्टियस। कर्टियस का क्या मतलब होता है? लोगों की तरफ काइंडनेस दिखाना। किसी की कोई मजबूरी है, तुम्हारे ऑफिस में आया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई ओल्ड पर्सन आया है और उसके पास दिखाने के लिए कोई आधार कार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो सरकारी स्कीमों के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास नहीं है, और वो जो सरकारी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सक्लूडेड पड़ता है, ठीक है, उसे लिस्ट में नहीं है उसका नाम बेनिफिशियरी, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेडिकल कंडीशन करो, तो एटलीस्ट तुम उसकी बात सुनो। कहीं पे कोई वो इश्यू रेज कर सकते हो, वो रेज करवाओ। कोई फॉर्म अप्लाई करवाना है, उसकी हेल्प करो कि वो फॉर्म अप्लाई हो जाए, उसका वो आइडेंटिटी प्रूफ बन जाए। अपनी कर्टियस नेचर, आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करना, वो जरूरी है, ठीक है। याद रखो, आगे जाके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी वैल्यूज दिखनी चाहिए। क्लियर है? तो यही चीज आगे एथिकल प्रिंसिपल्स में भी यही चीजें दोबारा लिख रही है, रिपीट है, ठीक है। अब 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन एक्शन। जब इंसान फैसला लेता है, कोई भी काम करता है, वो 3 डोमेन्स के अंदर रह के, मतलब 3 क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है कि ह्यूमन एक्शन क्यों लेगा। सबसे पहला, हाँ जी प्रकाश, रास्ते में आते हुए जो तुम्हारे दूसरी साइड से चलता आ रहा था, उसे आते हुए थप्पड़ की मारा किसी को रैंडमली, हाँ वापस पड़ जाता है, चलो वो एक पॉसिबिलिटी है। वैसे चाकू लेके नहीं आएगी, रास्ते में 2 को आज खून करके जाऊंगा, तुम अगर चाकू मार दोगे उसकी तो कैसी सिक्योरिटी रहेगी। मतलब तुम ये कभी सोच के तो नहीं मन से निकलते कि मुझे सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, तुम क्यों नहीं कोई टास्क ऐसा परफॉर्म करते, कोई भी इलीगल टास्क तुम क्यों नहीं परफॉर्म करते? तो कानून की तरफ से सजा डिफाइंड है, ये करोगे तो ये होगा। तो सबसे पहले कोई भी जो ह्यूमन एक्शन लेता है, वन ऑफ द डोमेन जो इंसान कंसिडर करके चलता है, क्या ये चीज लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है? लॉ एज प्रिंसिपल, जैसे कई चीजें लॉ में भी हम कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि लॉ भी एक एथिकल चीज हो, पर लॉ को हम मान रहे हैं, मानोगे उन चीजों को भी, क्योंकि मन में डर होगा कि अगर ये किया तो सजा भी हो सकती है, तो इंसान वहां लिमिट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर कोई डोमेन तुम्हें मिलता है जहां पे चलो तुम अब लॉ के बीच में ही हो, वहां पे भी कई एक्शन तुम करते हो और कई नहीं करते, या जहां कोई नहीं देख रहा। लेट्स सपोज रात के 2 बज रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हो, मर्जी है स्ट्रीट लाइट पे पत्थर मार के तोड़ भी सकते हो, नहीं भी तोड़ रहे वो भी तुम्हारी मर्जी, क्यों नहीं तोड़ रहे, कोई देख तो रहा नहीं है, सजा तो मिलनी नहीं अगर कोई देख नहीं रहा।
ये है कि तुम्हारे अपने वैल्यूज अलाउ करती है या नहीं। ये एथिक्स एक मॉरल ग्राउंड है, ये सबसे हाईएस्ट ग्राउंड माना जाता है। अगर तुम अपने अंदर ये डेवलप कर पाओ, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाईएस्ट ग्राउंड है। अगर तुम्हारे अंदर से ही आवाज आती है कि ये नहीं करना, ये बुरा काम है, तो तुम्हें किसी कानून, किसी ऑर्डर, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम खुद सही रास्ते चलो। ये अचीव करना सबसे बड़ा टास्क है और सबसे मुश्किल टास्क है। ठीक है। लास्ट चीज लॉ एज प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है, वो है फ्री विल, फ्री चॉइस। लाइफ में तुम्हें बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं जहां तुम अपना फैसला खुद लेते हो। यहां पे तुम्हारे ऊपर कानून लिमिट नहीं लगा रहा, तुम अपने ऊपर खुद लिमिट लगा रहे हो। तुम चाहोगे जो मर्जी कर सकते हो उस लिमिट के अंदर, मतलब फ्री चॉइस जहां पे मिली है। पर तुम्हें एक पॉइंट पे जाके कहां लगता है कि ये ज्यादा होता है, वो तुम्हारी लिमिट है। ये डेवलपमेंट प्रोसेस होता है मॉरल ग्राउंड की तरफ। अगर तुम्हें अपनी फ्री विल में तुम्हें कंट्रोल करना आ गया कि कहां जाके मुझे रुकना है, वो पहला स्टेप होगा एक मॉरल ग्राउंड की तरफ जाने वाला। लॉन्ग टर्म में मॉरली ऐसे तुम बन पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे बन पाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपस में इस तरीके से मूव करते हैं। पहले तुम लॉ से डरते हो, फिर तुम अपनी खुद की लिमिटेशन सेट करने लगते हो, फिर जाके तुम्हारे अंदर एक मॉरल कोड खुद डेवलप हो जाता है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब चलो तुमने मॉरल डिसीजन ले तो लिया, पर तुम एथिकल रहोगे क्यों? फिर से उस क्वेश्चन पे आता है। खुश तो चलो तुम तो हो रहे हो, इसके सिवा और क्या? क्यों एथिकल रहोगे? क्या तुम्हें लाइफ में ऐसा क्या मिल रहा है कि तुम्हें एथिकल रहना जरूरी है? खुशी एक वन ऑफ द पॉइंट हो गया कि हाँ तुम हैप्पी रहो। पर अब आउटर रिस्पेक्ट। पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। रिस्पेक्ट वही, चलो हैप्पीनेस, लोग रिस्पेक्ट देंगे तो खुशी मिलेगी, वो तो चलो एक पॉइंट हो गया। अब एथिकल डिसीजन मेकिंग क्यों करते हैं, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज है कि एक इंसान क्यों ऐसा काम करता है। यूटिलिटैरियन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। यूटिलिटैरियनिज्म पहले कभी सुना है? जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ ली है ऐसे तो मत ही बोलो कि नहीं सुना। उसमें एक थिंकर आता है जिसने खासकर ये बोला है, उसी की थ्योरी है यूटिलिटैरियनिज्म। जॉन स्टुअर्ट मिल, नाम सुना है कभी इस पर्सन का? सुना है? क्या कहता है जॉन स्टुअर्ट मिल? सुना है? क्यों सुनाया तो था। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी। इसमें तुम एथिकल क्यों होगे, किसी टास्क के पीछे तुम एथिकल क्यों होगे, उसका कारण दिया। क्योंकि तुम्हारा गोल कोई भी एथिकल एक अच्छा काम करने का ये होगा ग्रेटर हैप्पीनेस, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी पहुंचाओ,
तुम कोई भी फैसला ले रहे हो, तुम अल्टीमेटली इस चीज पे सोचोगे क्या मेरे फैसले से ज्यादातर लोग खुश होंगे या नहीं। अब ज्यादातर वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, डिसीजन कि मैक्सिमम मेजॉरिटी खुश हो पा रही है कि नहीं। माइनॉरिटी दुखी भी होती है, कोई बात नहीं, मेजॉरिटी खुश हो रही है कि नहीं, वो जरूरी होगा। क्लियर है, क्या समझे। तो कोई भी तुमने फैसला लेना है, तुमने ये देखना है, मतलब तुम इसे अपने आंसर में से डिफाइन कहीं पे भी करोगे कि अगर तुम्हारे फैसले से मैक्सिमम लोग खुश हो रहे हैं, वो फैसला अपने आप में एथिकल है और सही है। क्योंकि या तो है सबको दुखी कर दो, है कुछ को दुखी करके बाकियों को खुश कर दो, तो क्या चूज करोगे। कुछ को दुखी करके बाकियों को, तो यही यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी कहती है। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं, पार्लियामेंट में इसका कुछ लेना देना नहीं, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ क्योंकि ਜ਼ਿਆਦਾ वहां ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। नहीं, तो यहाँ डिसीजन तो तुम ले रहे हो, डिसीजन तो एक बंदा ही ले रहा है यूटिलिटेरियनिज्म में। तुम डीसी हो, तुम फैसला ले रहे हो, पर तुमने ठीक फैसला है लेते हुए ये सर। देखा कि क्या मेरे डिस्ट्रिक्ट के ज्यादातर लोग खुश होंगे या नहीं इस फैसले से, उस चीज को। दूसरी थ्योरी है इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी। ये क्या कहती है, ये कहती है कि तुम सेल्फिश हो, ऐसे नहीं हो, तुम एथिकल हो, अपने मतलब के लिए एथिकल हो। तुम हमेशा एथिकल इसलिए होगे क्योंकि तुम अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखो। तुम आज किसी को झूठ क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हें डर होगा कि बाद, ठीक है, या मेरा झूठ पकड़ा गया तो मेरे ऊपर बाद में कोई भरोसा नहीं करने वाला, तो तुम आज ही झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बाद का डर है। अगर बाद का डर नहीं तो बंदा आराम से झूठ बोलेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म तुम आज किसी के साथ तुम ठगी क्यों नहीं मारोगे, फ्रॉड क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आज तुमने फ्रॉड किया, एक के साथ किया, आगे से जो 200-300 बंदा और है तुम पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो तुमने यहाँ पे फ्रॉड ना करते हुए ऑनेस्ट रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी इमेज बची रहे, तुम्हारी करियर एडवांसमेंट चलती रही। अगर सरकार में ये बात फैल गई कि ये बंदा तो करप्ट है, पैसे के पीछे कुछ भी कर देगा, तो एक टाइम पे सरकार भी प्रमोशन करना रोक देती है। एक पॉइंट तक प्रमोशन होती है, वहां जाकर रुक जाती है, ठीक है। जो हद से ज्यादा करप्ट होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी करप्ट टॉप तक नहीं जाता, कुछ लोग होते हैं हद से ज्यादा करप्ट, उनसे तो फिर सरकार भी पीछे छुड़वाने लोग, ठीक है। तो बैलेंस जरूरी है, ठीक है। थर्ड इज तुम क्यों एथिकल होगे, वो है जस्टिस थ्योरी डिफाइन करती है। देखो, तुम इसलिए एथिकल होगे क्योंकि तुम लोगों के साथ इक्वालिटी और न्यूट्रलिटी जैसी चीजें, प्रिंसिपल शो करना चाहते हो, इक्वालिटी और न्यूट्रलिटी। ये तुम तब भी कर सकते हो अगर तुम एक एथिकल पर्सन हो। जो बंदा मन में ही बायस है, मन में ही बायस होल्ड करता है, वो बंदा वैसे भी कभी जस्टिस नहीं कर पाएगा। जस्टिस करने के लिए जरूरी है कि तुम पहले समझो कि जस्टिस एक अपने आप में एथिक्स है जो आपसे इक्वालिटी और न्यूट्रलिटी की वैल्यूज मांगता है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट,
ठीक है, आगे जो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और मॉरल प्रोग्रेस है, ये वही 3 प्रिंसिपल फिर से आ जाते हैं जिन्हें हमने पहले लॉ, मॉरल लिमिट्स और मॉरल प्रोग्रेस के तौर पे पढ़ा था। कोई चीज यहाँ पे दोबारा से उस चीज को डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट। ये मैंने तुम्हें अभी समझाया। प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट क्या होता है? अगर तुम एक चीज अच्छी करने जाओ, लाल पूरा भी प्रिंसिपल होता ऑफ डबल इफेक्ट, अगर तुम एक चीज अच्छी करने जाओ उसके बदले दूसरी चीज बुरी हो जाए, उसे कहते हैं डबल इफेक्ट। ठीक है, डबल सॉर्ड है ये। किसी एक साइड करने जाओगे, दूसरी साइड अपने आप लगेगी। ठीक है, पर क्या ये एक्शन एथिकल अल्टीमेटली माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने जरूरी है। सबसे पहले अब जो तुमने इफेक्ट, जो तुमने एक्शन किया है, वो एक्ट मस्ट बी गुड इन इटसेल्फ। तो फिर से सोचो, आंटी को उड़ाया, एक्ट गुड अपने आप में, एक्ट अच्छा कैसे है? तो एक मार भी, 2 मार भी तो दिए। इंटेंशन नहीं सी सर। दूसरा, should expect good outcome and not the bad। तुम इसका, जो तुम काम कर रहे हो, चाहे एक बुरा काम हो रहा है, उसका अल्टीमेटली आउटकम अच्छा आ रहा है, बुरा नहीं आ रहा। ठीक है, तीसरा है इट शुड नॉट गो अगेंस्ट कौन से प्रिंसिपल? पॉलन क्या होता है? कौन सा पॉलन का कौन सा प्रिंसिपल है? तुम पहले सोच के नहीं जा रहे कि वहां पे आज बच्चे खड़े होंगे और वो आंटी किसी टाइम पे क्रॉस करती है तो मैं आंटी को मार दूंगा। तुम्हारे माइंड में पहले ये नहीं था। जो है, जो हुआ, वो सब कुछ इंस्टेंट है। ठीक है, अगर तुम्हारे मन में पहले से ही है, लेट्स सपोज घर पे चोर आया, ठीक है, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई इंट्रूडर होता है, अगर तुम उसकी जान भी ले लो, कानून से तुम्हें रिलीफ मिल सकता है कि तुमने अपनी सेल्फ डिफेंस में बचाया। पर तुम साथ में तलवार रख के इसलिए सोते हो कि किसी रात को आ जाए, मार ही दूं मैं, वो तुम पहले सोच के बैठे हो। वो डबल इफेक्ट नहीं हुआ, वो तो तुम फिर किसी को देखते उसके पीछे तलवार लेके भागे होगे, वो बंदा जान बचा के भाग रहा होगा एक्चुअली। ठीक है, तो तुमने अगर पहले कोई चीज सोची है वो पॉलिन प्रिंसिपल के खिलाफ, अगर कोई चीज इंस्टेंट मोमेंट में हुई, वहां पे डबल इफेक्ट लग सकता है कि तुमने अपने घर को और अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मार दिया। ठीक है, और लास्ट, कोई सीरियस सिचुएशन है तभी ये चीज अक्कर हो रही है। जैसे वो एक्सीडेंट का केस भी एक सीरियस सिचुएशन है। तुम्हारे घर पे जो चोर आया वो भी एक सीरियस सिचुएशन है। ऐसा नहीं हंसी मजाक में किसी को मार दिया और वो, सॉरी, इंस्टेंट था, सोचा नहीं था। वो सिचुएशन सीरियस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे राशली फैसले नहीं ले सकते। क्लियर है? हाँ जी, पूछ लो। नहीं, एथिकल नहीं।
घर वालों से अगर डांट से बचने के लिए झूठ बोल रहा है वो एथिकल नहीं है, क्योंकि तुमने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में बोला है, ठीक है। घर वालों का उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारा ही फायदा है जो तुमने डिलीवर किया उसके, तो वो एथिकल डिसीजन नहीं है। ਜੇ ਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ क्या ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ झूठ अपने आप में एथिकल है ही नहीं, चाहे तुम्हारे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। ऐसा तो क्या ही झूठ होगा जो किसी का भला कर रहा होगा, झूठ ऐसा कभी नहीं हो सकता जो तुम्हें लग रहा होगा उसका भला हो रहा है, पर ऐसा कोई झूठ नहीं होता जिसमें किसी का भला हो रहा हो। लाए हमेशा से सिंस दी डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन दुनिया में शुरू हुई है, सबसे छल कपट झूठ ये सब नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई अच्छी नहीं मानी जाती। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, ह्यूमन वैल्यूज आगे कंटिन्यू रहेगा।